जी तो ट्यूशंस कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे एनिमल्स की कि जो एनिमल्स हैं वो क्रिटिकल बैलेंस जो है उनको रिक्वायर्ड होता है सॉल्यूट्स का, वाटर का। और आपको पता है कि ये बैलेंस इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि शायद वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते, गेन भी नहीं कर सकते और लूज़ भी नहीं करते। लिहाजा वाटर जो है वो कॉन्टीन्यूसली आप कह लें सेल्स में से कभी एंटर हो रहा होता है और कभी निकल रहा होता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को बराबर करने के लिए हमें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन जो है आप कह लें कि आपकी बॉडी में जो किडनीज़ हैं वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं, क्योंकि आपके ब्लड में पानी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सॉल्ट्स भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ब्लड में ज़्यादा सॉल्ट्स और ज़्यादा वाटर ना होना जो है उसको किडनी बैलेंस कर रही होती है। जितना पानी ब्लड में रिक्वायर्ड होता है, जितने सॉल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसको किडनी बैलेंस करती थी। ऑस्मो रेगुलेशन आपकी बॉडी में किडनी कर रही होती है। लेकिन हाउ एवर क्वान्टिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट जो है उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे कुछ अप्रोचेस की कि आखिर जानदारों में जो है वो मेंटेन रखा जाता है वाटर बैलेंस, लेकिन आखिर ये कैसे रखा जा सकता है। उस लिहाज से हमने क्लासिफिकेशन की है जानदारों की, और दो किस्म के जानदार जो हैं हमने अनाउंस किए हैं। और दो किस्म के जानदार वो कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ऑस्मो कन्फर्मर्स की, और मैं बाद में आपसे बात करूंगा ऑस्मो रेगुलेटर्स की। तो पहले मैं ऑस्मो कन्फर्मर्स की आपसे बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, ये ऐसे जानदार होते हैं जिनका जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो हमेशा आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं, यानी उनके जो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो सॉल्ट्स की वैल्यू है वही बाहर की इन्वायरमेंट में सॉल्ट्स की वैल्यू होती है। यानी वो अपने अंदर सॉल्ट्स की वैल्यू को और बाहर की सॉल्ट्स की वैल्यू को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। यानी उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो सॉल्ट्स है वो बैलेंस रहता है। सो फॉर एग्जांपल इवन मैरीन सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट को भी देखें हम, तो वहाँ पे भी कुछ जानदार जो है वो आइसोटोनिक कंडीशन यानी ऑस्मो कन्फर्मर्स की सिचुएशन को फॉलो करते हैं। और अमूमन ये मैरीन ही होते हैं, मैरीन एनिमल्स ही होते हैं। एग्जाम्पल में भी आपको बता देता हूँ। सो एनिमल जो है जो मैरीन में रहते हैं उनको फिर क्या होता है कि बार बार बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स अंदर बाहर नहीं करना पड़ते एक्टिवली, और इस तरीके से वो अपनी ऑस्मोटिक स्टेट को जो है वो बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप एग्जांपल को समझना चाहें तो इनमें एकाइनोडर्म्स, म्यूसल्स, मैरीन क्रैब्स और लॉबस्टर्स, स्टार फिशेस, जेली फिशेस, सी स्क्विड्स, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स और स्कैलॉप्स वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स भी ऑस्मो कन्फर्मर्स की कैटेगरी में लाए कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, बात करें ऑस्मो रेगुलेटर्स की, और ये ऐसे जानदार होते हैं जो शायद ऑस्मो कन्फर्मर्स नहीं कहलाए जा सकते, बिकॉज ये नोटिसबली क्या करते हैं कि बाहर की इन्वायरमेंट के लिहाज से अपनी फ्लूइड कंसनट्रेशन को चेंज करते हैं। और फ्लूइड कंसनट्रेशन कैसे चेंज करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, यानी ये अंदर बाहर करते हैं एक्स्ट्रा पानी या फिर अंदर बाहर करते हैं एक्स्ट्रा सॉल्ट, और इस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारती हैं। और डेफिनेटली ये जो है हाइपरटोनिक कंडीशंस में भी रहते हैं और हाइपोटोनिक कंडीशंस में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। तो ये हाइपोटोनिक कंडीशंस क्या होती हैं, ये वो कंडीशंस होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेल है या एक बॉडी है जो समंदर में रह रही है, तो वो हाइपरटोनिक कंडीशंस में रह रही है। तो लिहाजा ये क्या करेंगे कि अपने अंदर बहुत सा सॉल्ट लेकर जाएंगे और फिर सॉल्ट जो एक्स्ट्रा होगा उसको बाहर निकालने की कोशिश करते रहेंगे। और कुछ फिशेस वगैरह कह लें या कुछ जानदार कह लें, वो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो हाइपोटोनिक कंडीशंस में रह रहे होते हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो अपने अंदर से डेफिनेटली इनमें सॉल्ट ज़्यादा होगा, तो वो अपने अंदर से एक्स्ट्रा पानी जो है या एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो भी बाहर निकालने की कोशिश में लगे रहेंगे। सो इस तरह के जानदार जो हैं हम इनको ऑस्मो रेगुलेटर्स का जो है वो नाम दे देंगे, और ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं इनकी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होती हैं अडेप्टेशंस के लिहाज से, जहाँ पर वो ऑस्मोटिक बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जानदार जो हैं वो पानी में ही नज़र आएँ। कभी कभी वो टेरेस्ट्रियल लाइफ भी गुजारते हैं, यानी दे यूज टू लिव इन डिफरेंट टेरिटरीज। बहरहाल हमने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। इसमें मैरीन वाटर या मैरीन एनवायरनमेंट्स हैं, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स हैं। यहाँ पर एक सवाल बड़ा लॉजिकल बनता है, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ये आपको इसका क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारी ऑस्मो रेगुलेशन है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, तो लिहाजा उसकी हम सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के लिए जो है वो मैरीन एनवायरनमेंट को ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैरीन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें
तो आपको पता होना चाहिए कि मैरीन एनवायरनमेंट जो है दैट इज़ द एनवायरनमेंट जो कि सी की एनवायरनमेंट है, समंदरों की एनवायरनमेंट है। तो अमूमन जो मैरीन एनवायरनमेंट है उसमें जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताई, जिसमें सी स्कर्ट्स वगैरह, क्रैब्स वगैरह सब इन्वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में, स्टार फिशेस वगैरह ये सब आते हैं इसकी कैटेगरी में, ऑस्मो कन्फर्मर्स की कैटेगरी में। फिर कुछ वर्टिब्रेट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। वर्टिब्रेट्स की बात करें, इन्वर्टिब्रेट्स तो चलो हो गया, वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले जो पुरानी फिशेस थी उनको हैग फिशेस कहा जाता है, जो कि मैरीन में आज भी रहती हैं। तो स्टूडेंट्स वो भी ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, ये भी आइसोटोनिक इन कंडीशन में रहती हैं विद सी वाटर एनवायरनमेंट। उसके बाद फिर हैग फिशेस कह लें, वर्टिब्रेट्स में जब डेवलप हुई तो उनके बाद कुछ कार्टिलेजिनियस फिशेस यानी कार्टिलेज रखने वाली फिशेस जो हैं वो डेवलप हुई। तो उन्होंने भी अपने अंदर जो है वो लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने की कोशिश की, यानी अपने अंदर उन्होंने सॉल्ट से इतने ज़्यादा बढ़ने नहीं दिए और लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन रखने की कोशिश की। तो इसमें उनकी हेल्प उनकी किडनीज़ ने की और बहुत सा एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो किडनीज़ की मदद से, गिल्स की मदद से जो है वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो गया। और उन्होंने इवन कुछ ख़ास किस्म के ऑर्गन्स भी डेवलप किए, यानी कार्टिलेजियस फिश ने अपने ख़ास किस्म के कुछ ऑर्गन्स को भी डेवलप किया जिनको हम रेक्टल ग्लैंड्स का आज नाम देते हैं। तो लिहाजा ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये भी एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है। रेक्टल ग्लैंड्स एक ऐसे ग्लैंड्स हैं जो शायद फिशेस में लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन बैलेंस रखने के लिए उनको हेल्प करते हैं और एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट यानी गिल्स के थ्रू बाहर निकालने में उनकी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में डेवलप हो सकता है कि रेक्टल ग्लैंड जो है वो काम कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा रेक्टल ग्लैंड जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से काम करते हैं, ये मैकेनिज्म को वो इख्तियार करते हैं और शायद ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट ही काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है हाइपरटोनिक कंडीशन है, समंदर में बाहर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सॉल्ट को सेल में से बाहर निकालना है, बॉडी में से बाहर निकालना है, तो यानी ऑलरेडी सॉल्ट जहाँ पर ज़्यादा है वहीं पर लेकर जाना है सॉल्ट्स को, यानी बॉडी से बाहर निकालना है। तो डेफिनेटली फिर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज्म इख्तियार करना पड़ता है और तभी ये पॉसिबल है कि सॉल्ट को उसी इन्वायरमेंट में निकाला जाए जहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रेक्टल ग्लैंड जो है वो काम करते हैं और एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो जिस्म में से निकाल कर बाहर बॉडी से बाहर कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखें कि कुछ फिशेस जो हैं वो रिलेटिवली लो सॉल्ट कंसंट्रेशन बॉडी में रख पा रही हैं। तो ये कह लें कि अडेप्टिव टू लिव इन सी वाटर कंडीशंस बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडिकेट कंसंट्रेशन, यानी कि कभी कभी ये काम जो है वो यूरिया की एक एडिकेट कंसंट्रेशन यानी ख़ास मकदार से भी पूरा किया जा सकता है। यानी कुछ फिशेस ऐसा भी करती हैं कि आई डोंट नो शायद उनके पास रेक्टल ग्लैंड नहीं होंगे तो वो यूरिया वगैरह जो है वो अपने अंदर ब्लड में बहुत ज़्यादा रखती हैं ताकि इस तरीके से वो बहुत सा सॉल्ट जो है वो एक्सक्रीट कर सकें, अपनी बॉडी से सॉल्ट को जो है वो निकाल सकें या लो सॉल्ट कंसंट्रेशन रख सकें अपनी फ्लूइड्स के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा यूरिया आप कह लो कि ब्लड में रखना जो है एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यूरिया एक टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। अगर ये ब्लड में रहेगा तो फिर ये एक डेंजरस वेस्ट कहलाएगा। तो इसका हल जो है वो नेचर ने या अडेप्टेबिलिटी ने या अडेप्टेशंस ने या एवोल्यूशन ये निकाला कि यूरिया की जगह जो है वो ट्राइमेथिलामीन ऑक्साइड एक कंपाउंड है वो ब्लड में रखा जाने लगा बाय द मैरीन एनवायरमेंटल फिशेस, स्पेशली कार्टिलेजिनियस फिशेस। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्राइमेथिलामीन ऑक्साइड जो है अपनी बॉडी में रख लिया, जिससे क्या हुआ कि उनको प्रोटेक्शन भी मिला यूरिया के अगेंस्ट, यानी टॉक्सिक नहीं हुआ उनका ब्लड, और उन्होंने लोअर कंसंट्रेशन जो है सॉल्ट की अपने ब्लड में मेंटेन करने की काविश को पूरा कर लिया बाय ट्राइमेथिलामीन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स अब चलते हैं, हम हैग फिशेस से कार्टिलेजिनस फिशेस का सफ़र किया, अब हम बात करते हैं बोनी फिशेस की। अब बोनी फिशेस आपको पता है कि ये फ्रेश वाटर डिसेंडेंट्स हैं और बहुत पहले जो है फ्रेश वाटर में रहते रहे हैं, और उसके बाद अब ये क्या करते हैं कि फ्रेश वाटर के जो जानदार होते हैं, जो फिशेस होती हैं, वो लूज़ करती हैं पानी को। और डेफिनेटली फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है जहाँ पे सॉल्ट्स की बहुत कमी होती है। अब ऐसी फिशेस जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से निकल कर चली गई हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट यानी कि फ्रेश वाटर को छोड़कर चली गई समंदर में, तो उनके लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल एक प्रोसेस था। पर इन फिशेस ने क्या अडेप्ट किया कि इन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर ड्रिंक करना शुरू कर दिया। अब लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर ड्रिंक करने से क्या होगा कि डेफिनेटली बहुत सा सॉल्ट वो अपने बॉडी के अंदर लेकर जाएंगी, और जब बहुत सा सॉल्ट अपने अंदर लेकर जाएंगी तो आपको पता है कि फिर बहुत सा सॉल्ट अपनी बॉडी में जाने के बाद उनको कंसनट्रेटेड यूरिन होगा और बहुत सा सॉल्ट उनको निकालने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लिहाजा
मैक्सिमम सॉल्ट एक्सक्रीशन की उनको ज़रूरत पड़ेगी, और मिनिमम वाटर लॉस का भी एक अडेप्टेबिलिटी इन्होंने इख्तियार करना है। तो लिहाजा उन्होंने सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये मैं बात आपको बताता हूँ। और इसमें मैं आपसे ये बात करता हूँ कि जब उन्होंने कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकालना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन की मदद से बहुत सा सॉल्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देती थी, और कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब है कि बहुत कम पानी जो है उसका लॉस होता था। तो आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो कि कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने वाली फ्रेश वाटर फिशेज हैं, राइट। Passive gain of water across the body surface and through gills. Large amount of hypotonic urine contain little salts, and salts actively taken up by the gills and does not drink a kind of water. उसके बाद marine fishes आ जाती हैं, so they really passive loss of water through the gills, drink sea water, and salts are actively excreted by gills. Scanty amount of isotonic urine contains some salts. तो इस तरीके से जो है ये सारा लिविंग प्रोसीजर जो है वो हो रहा है, यानी यू कैन से दैट कि यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है किसमें, मैरीन फिशेस में और फ्रेश वाटर फिशेस में। सो उसके बाद अगर हम लेट्स जस्ट रियली गो अहेड एंड टॉक बिट मोर अबाउट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में जो है वो जानदार कैसे रह रहे हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट जो है ये कॉन्स्टेंटली फेसिंग ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ सॉल्ट्स। कभी कभी बहुत सा पानी बॉडी के अंदर आ जाता है, या फिर बहुत से सॉल्ट्स बॉडी से बाहर चले जाते हैं। फ्रेश वाटर जानदारों में ऐसा होता है जिनमें आप प्रोटोजोन्स को ले सकते हैं, अमीबा को ले सकते हैं, पैरामीशियम को ले सकते हैं, एंड पंप आउट एक्सेस वाटर बाय स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और इनमें जो है अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनाया है सेल्स के अंदर, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और ये जो वैक्यूल्स हैं कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, यानी कि दे कैन रियली एक्सपैंड और अपना साइज़ कम कर सकते हैं। सो मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स की अगर हम बात करें, जैसे फिशेज़ हैं, वो एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, और वो बहुत सा पानी जो है अपनी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती हैं। सो डाइल्यूट यूरिन का मतलब है बहुत सा पानी निकाल देना और सॉल्ट थोड़ा बहुत निकालना। सो द लॉस ऑफ सॉल्ट्स इज़ कंपनसेटेड बाय द प्रेफरेंस ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड। और फिर जो सॉल्ट इनकी डाइल्यूट यूरिन से बाहर जाता है तो वो कुछ सॉल्ट कंटेनिंग फूड मछलियाँ खा लेती हैं, एंड एक्टिव अपटेक बाय सॉल्ट्स बाय द गिल्स एंड स्किन। और वो फिर कुछ सॉल्ट्स को ना सिर्फ फूड के थ्रू अपनी बॉडी में लेके जाती हैं, बल्कि वो शायद गिल्स के थ्रू भी एक्टिवली सॉल्ट्स को अपने अंदर ले जा सकती हैं, और इसके अलावा स्किन के थ्रू भी वो सॉल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर ले जा सकती हैं। सो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में सॉल्ट्स को अंदर लेके जाना और बहुत सा पानी बाहर निकालना, ये अडेप्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की। स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को देखा जाए तो एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू द डिहाइड्रेशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। यानी देखा जाए तो बहुत से जानदार जो हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, यानी पानी की उनमें कमी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जानदार जो खुश्की पे रहता है, यानी ज़मीन पे रहता है, तो उसकी बॉडी से पानी जो है वो चला जाता है। जैसे कीड़े मकोड़ों की बात करें, आर्थ्रोपोड्स ले लें या वर्टिब्रेट्स वगैरह ले लें, कोई भी जानदार जो आप जानते हैं जिसमें फ्रॉग वगैरह हो गए, या फिशेस तो वैसे इसमें आप वो ले लें, फ्रॉग्स ले लें, रेप्टाइल्स ले लें, इसके अलावा कुछ मैमल्स, बर्ड्स ले लें। सो ये सब जो है वर्टिब्रेट्स हैं। सो हैव सक्सेसफुली अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। इन्होंने टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में रहना सीख लिया है। कैसे? टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं ये कवर्ड करते हैं बॉडी सरफेस को, यानी इनकी बॉडी सरफेस कवर होती है, विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर एज द वैक्सी एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। आप इंसेक्ट्स में एक एक्सोस्केलेटन देखते हैं जिसकी वजह से शायद वो वाटर का लॉस नहीं कर पाते हैं। एंड मल्टी लेयर्ड डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। और इसके अलावा आपको नज़र आती है मल्टी लेयर्ड डेड केराटिनाइज्ड स्किन्स ऑफ सेल्स ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, जिसमें आप क्रोकोडाइल को देखो कितनी मोटी केराटिनाइज्ड स्किन होती है उसकी। इसके अलावा स्नेक्स वगैरह की एग्जांपल हो सकती है। तो ये इसीलिए होती है क्योंकि दे डो नॉट अफोर्ड कि पानी ज़्यादा इनकी बॉडी से चला जाए, यानी evaporate हो जाए, लॉस हो जाए। सो ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड्स कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर। और ये कुछ ड्रिंकिंग भी करते हैं पानी की समटाइम्स, और कभी कभी गीला और मॉइस्चराइज्ड फूड खाते हैं ताकि पानी की कमी इनकी बॉडी में ना हो। सो दीज एनिमल्स आल्सो हैव मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस, यानी इनकी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अलग सी होती है, और कुछ बिहेवियर भी इनके बिल्कुल अलग से होते हैं जिससे शायद पानी का लॉस ना हो सके। सम डेजर्ट मैमल्स की अगर हम बात करें, स्पेशली कैंगरू रैट की एग्जांपल ले लेते हैं। सो कैंगरू रैट क्या करेगा, ये सर्वाइव कर जाएगा ड्रिंकिंग वाटर बाय फीडिंग ऑन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स कंटेनिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स।
विच प्रोड्यूस वाटर और फॉर मेटाबॉलिज्म। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जब टूट फूट का शिकार होते हैं तो तब पानी बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये ऐसे सीड्स वगैरह खाता है डेजर्ट में रह के कैंगरू रेड, कि उसको पानी तो मिलता नहीं है पीने के लिए, लेकिन वो जो सीड्स वगैरह खा रहा है और उसमें जो सीड्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको तोड़कर जो पानी बन रहा है उस कार्बोहाइड्रेट्स खाने से, यानी वो पानी पी नहीं रहा, पानी अपनी बॉडी में खुद बना रहा है। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन इन देयर किडनीज एंड हैव रीअब्सॉर्ब द फिल्टर वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। और फिर क्या होता है कि मतलब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो पानी को रीअब्सॉर्ब करने का मैकेनिज्म है उनके अंदर, यानी पानी बाहर नहीं निकालेंगे यूरिन के थ्रू, बल्कि पानी को रीअब्सॉर्ब भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, यानी जिसमें पानी बहुत कम होता है। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन, और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, और बहुत से डिफरेंट एनिमल्स में ये डिफरेंट होती है। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस, और इसको हम एनहाइड्रोबायोसिस भी कहेंगे। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में जो है वो आ सकता है कि एनहाइड्रोबायोसिस क्या होती है, तो आप ये लिख दीजिएगा टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं वो डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं और मुख्तलिफ एनिमल्स में ये करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, तो लिहाजा इस अमल को आप एनहाइड्रोबायोसिस कहेंगे। और स्पेशली कैंगरू रेड की आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि जो सीड्स वगैरह खाकर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ फोड़ कर मेटाबलाइज कर उसमें से पानी निकाल कर अपनी बॉडी के पानी की नीड्स को पूरा करता है और उसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके अलावा वो कंसनट्रेटेड यूरिन भी बनाता है ताकि पानी यूरिन के थ्रू भी लॉस ना हो जाए। तो इस तरीके से अपनी लाइफ डेजर्ट्स में यानी सहराओं में जो है वो गुजार लेता है। सो दैट गिव्स एन आइडिया कि टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी जो पानी है उसको बचाए रखने का और पानी को कम लूज़ करने का जो है क्या अडेप्टेबिलिटी होता है उसको फॉलो अप दे रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन लेक्चर टुडे स्टूडेंट्स। आज हमने जाना ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स जो है आपको पढ़ाया। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सक्रीशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और एक्सक्रीशन क्या होती है और ये कैसे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी जानदार के लिए, और इससे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो अभी जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मजीद वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट से भी विजिट कर सकते हैं। और मैंने एक्सरसाइज वगैरह सारी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स सब आपके लिए सॉल्व कर दिए, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।